सर तो चेहरे देख के और आपके हाथ में मोबाइल के स्क्रॉलिंग देख के मुझे लग रहा है कि अब कुछ ज़्यादा आपको फंसाया नहीं जा सकता है। क्या मूड है? कुछ और बात करने का मूड है आप लोगों को? जी बिल्कुल, आपको सुनने के लिए आए हैं। दो आदमियों का तो है ना बिल्कुल, और भी किसी का है। हाथ खड़े करे तो नींद भी टूट जाएगी, दोनों खड़े कर लेंगे। आपके बुलाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर देवेंद्र ने लगभग सारी बातें रखी आपके सामने। मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। उसके दो तीन कारण हैं कि एक तो लगातार कई दिन से इसी प्रक्रिया में चल रहे हैं। अभी यहाँ जब आए थे नरवाना में करीब 1000-1500 आदमी थे, तो वहाँ काफ़ी लंबे वक्तव्य हो गए थे और बात भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं एक चीज़ के साथ अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। आप में से पूरे तीनों कृषक बिल किस किस ने पढ़े हैं? एक, ओके, दो, तीन। तो आवाज आ रही है पीछे तक? मेरी आदत नहीं है बंद के खड़े होने की, मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ। ना मैं तो नीचे जाऊँ। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि इन बिलों को लिखा गया और नोटिफाई किया गया, तो क्यों किया गया होगा? लिख कर पब्लिश इन बिलों को क्यों किया गया होगा? कोई एक जवाब। क्यों किया गया होगा? पढ़ने के लिए। और किसके पढ़ने के लिए? हाँ, बिल तो कृषकों के हैं, शिक्षक के लिए। किसके लिए? सभी के लिए। बाल काटने वाले के लिए जो कि खुद अनपढ़ होता है, लोहे का काम करने वाले के लिए, जूते बनाने वाले के लिए, किसान जो कि खुद अनपढ़ है उसके पढ़ने के लिए, या जो चिराई की मजदूरी करते हैं उन लोगों के पढ़ने के लिए। किसके पढ़ने के लिए? जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षक है उनके लिए। लेकिन यहाँ तो हाथ तीन मिले। ये तो छोटी गैदरिंग है। ये सवाल मैंने बहुत बड़ी गैदरिंग में भी पूछा है, जब 15,000। अभी जिस दिन सस्पेंशन हुआ 28 तारीख को शाम को 7 बजे, 2 घंटे बाद निकल लिया था मैं वहां से, क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं बहाल जल्दी ना करें। लोगों को तो ये डर होता है कहीं निकाल ना दे, मुझे ये डर था कि बहाल जल्दी ना कर दे, क्योंकि इतना ही वक्त है सस्पेंशन और बहाली के बीच में जिसमें हम खुल के अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नौकरी खो जाने का डर उसको देना चाहिए सरकार को जिसके पास घर का दिमाग और साफ जबान ना हो। मैं अक्सर लोगों को समझाया करता हूं कि नौकर वही बनेगा जिसके पास आपका दिमाग खुद का नहीं है। बने हम भी, उसके कारण आप सभी जानते हैं, घर वालों का जो होता है शुरू से, बचपन से, वो हमें स्कूलों में डालते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, वो हमारे लिए पैसे देते हैं ताकि हम अच्छे नौकर बन पाए। मालिक बनने के लिए सिस्टम में कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। ना हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, ना हमारे दोस्त कर रहे हैं, और ना सरकारें कर रही हैं। अब भी सरकारें वही काम कर रही हैं जो गोरी सरकारें कर रही हैं। इसमें झूठ हो तो बता दीजिए। आप सब अपने जीवन की गाड़ी कमाई और बच्चे के जवानी के लगभग 25 से 30 साल इस चीज पे लगा रहे हैं, इस चीज के लिए उसको पीटते हैं, जेल जैसे हॉस्टलों में बंद कराते हैं कि वो एक अच्छा नौकर बन जाए। क्या होता है नौकर? जो अपनी मर्जी का मालिक ना हो। ऐसे ही लोग इन सरकार को चाहिए, ऐसे ही लोग पूर्व की सरकार को चाहिए थे। पूर्व की सरकार मतलब आजादी से पहले।
किसी भी दौर के अंदर देख लीजिए, जो शासक वर्ग है उसको केवल और केवल नौकर चाहिए, सलाहकार नहीं चाहिए, कलाकार नहीं चाहिए, शिल्पकार भी नहीं चाहिए, गाने वाले भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए जिसके पास खुद की कोई कला। और यही कारण है कि सबको नौकर चाहिए, तो फिर केवल नौकर बनने का एक ऑप्शन हमारे पास है, और नौकर ही बना रहे अपने बच्चों को। और यह भी दूसरा सच है कि आज जैसी स्थिति में या इससे पहले किसी टाइम पर रिजर्वेशन पर लड़ाई हुई है, किसी टाइम पे किसी चीज पे आंदोलन हुए हैं, किसी भी आंदोलन के अंदर आप पक्ष में खड़े हो या विपक्ष में खड़े हो, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बताइए, अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बच्चे को आपने आंदोलन में जाने के लिए खुद कहा कभी, या वो जाना चाहता था उस वक्त आपने ये कहा तू तो रान दे? ईमानदारी से सोचिए हम क्या करते हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम रोज की रोज पानी पी पी के सरकारों को गाली देते हैं, व्यापारियों को गाली देते हैं कि इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, मुल्क को गुलाम कर दिया। गुलाम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। गुलाम जो गुलामी है वो हमने स्वीकार की और अपने बच्चों को गुलामी करना सिखा रहे हैं आज भी, इस दौर के अंदर भी। जब भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नजर दौड़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आंदोलन शब्द किसानों से शुरू हुआ था। भारत की पृष्ठभूमि में कह रहा हूं, अमेरिका में भी यही हुआ था। अमेरिका के अंदर जो इतिहास के लोग हैं, बोस्टन टी पार्टी का महत्व जानते होंगे, है कोई इतिहास का? बोस्टन टी पार्टी का महत्व जानते होंगे, और यह भी जानते होंगे कि बोस्टन टी पार्टी ना होती, वहां पे 11 कॉलोनीज का वार ना होता, 7 इयर्स वार ना होता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ नहीं आती, और भारत की तरफ नहीं आती तो भारत गुलाम नहीं होता। किसके कारण हुआ? एक खेती के उत्पाद चाय के लिए भारत गुलाम। और जब भारत के अंदर आए तो क्या किया उन्होंने? तब भी खेती उत्पाद के लिए और कपड़े के लिए, दो चीजों के लिए आए थे। उसके बाद मसालों में घुसे, और उसके बाद जो है वो उनके अंदर ये हौसला आ गया तो यार कुछ भी कर लो, सब कुछ अपना ही हो सकता है। खेती की मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो टाइटल आपका लिखा है कृषि संबंधित कानूनों का शिक्षा जगत व आम जनता पर प्रभाव, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हालात पैदा होने में आम जनता की नामर्दगी, बुरा लग सकता है एक शब्द, रोज ही बुरे बोलता हूं। हम वहां पर जिस दिन बैठे, शाम को पहली चर्चा हुई, जब निलंबन के बाद अगले दिन रात को जाके मेरे ऑर्डर थे सिरसा के, सिरसा रात को 8:30 बजे डी ऑफिस खुलवाया। डीओ साहब थोड़े परेशान थे सर्दी में निकलने के लिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके मातहत नौकरी करने आया हूं, मुझे इतनी तो दे दीजिए इजाजत। वो इसलिए कि 20-30 गाड़ियां वहां सिरसा से इकट्ठी हो गई और मेरे साथ हो गई, तो दफ्तर भी खुल गया, मेरे ज्वाइनिंग भी हो गई। और मैं कैमरे पे कह रहा हूं, उस दिन के बाद मैं गया भी नहीं, जाऊं भी नहीं। मतलब यह है कि सरकार तक कतई नहीं रुकता। कारण क्या है? हम सरकारों से क्यों डरते हैं? किसी आईएएस ऑफिसर ने एक बार डांट मारने की कोशिश की थी, अभी की बात है, 5 साल के अंदर, नाम नहीं ले रहा, उसको मैंने एक सवाल पूछा था, जनाब एक बात बता दीजिए आपकी तनख्वाह कितनी है? तो बाई चांस बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लगभग 1,15,000 मेरी और लगभग 1,60,000 उसकी। मगर चलो आपकी फालतू, मेरे घर बोरी पहुंचे क्या आपकी तनख्वाह में से 1 रुपया मेरे स्वास्थ्य पे, मेरे भोजन पे, मेरी ट्रैवलिंग पे, मेरे बच्चे के इलाज पे खर्च होता है क्या? लगना मैं कहा मेरा भी आप पे नहीं होता बलंदा। तो फिर आपा ही से है, जिसे गुरु भाई, एक मालिक के नीचे नौकर है, तो तू आंख मन नहीं दिखाऊंगा, मैं तन नहीं दिखाऊंगा, बात खत्म। महाराज इतना ही लेना देना आपस में, तू जिस पद पर बैठा है, तेरे तो फाइल आ गई, मन ने जो करा वो लिख दिया, तेरा जो जी करे फाइल पर लिखते, फाइल बोल लगी कर देती, इतिहास बनेगी। कितने लिखा के क्या लिखवाना चाहो है, क्यों लिखवाना चाहो है, अगर सोच किस पर लिखवाना चाहो, गलत आदमी का बताओ, गरीबी सरकार ने को गलत आदमी का हाथ लिया। वो एक वोट डाका था मैं,
मोटा जो है तो टिफिन ले ही जाता काम में। बोला मोटे तेरे चेला पड़ा था इतनी तू बोला रोटी का लांजा है नो बोला धोखे में जमाई के कान पाट लिए उसकी मन नहीं लेनी पड़े। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी किसानों के लिए आवाज उठा रहा था तो चुपचाप बैठी रहती सरकार। उनको ये तो देखना था कि ना आवाज खानी आवाज 5 सेकंड था कुछ टाइम मिल जाए। मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि आज आप लोग हम लोग जो इस तरह की चीजों की अनदेखी करके आराम से बैठे हैं, आराम से बैठ पाएंगे क्या? बीच में एक बहुत सुंदर पूरे भाषण में सबसे सुंदर जो लाइन मुझे देवेंद्र बलारा के में लगी वो ये थी कि अगर किसान मारा गया तो सरकारी स्कूल में बालक किसके होंगे? और क्या आप नहीं जानते कि हर साल 20 पे 25 पे स्लैब देख के कहते हैं कि इससे नीचे के स्कूल बंद कर दो, मर्ज कर दो। ये नहीं हो रहा है क्या इस सरकार के अंदर? इस सरकार से पहले मर्जर की बात नहीं सुनी थी आपने? स्कूल खुला करते, घोषणा कराया करते एमपी पे, सीएम पे। सीएम घोषणा में इस गांव में एक स्कूल और बन जाए, 7-7, 8-8 स्कूल हमने एक गांव के अंदर बनते देखे। इन्हीं हाथों से फाइल चली बने, आज उन्हीं हाथों से वो स्कूल बंद भी हो गए। स्कूलों की संख्या सरकारी की कम होती जा रही और प्राइवेट की बढ़ती जा रही है। जब हमने ये 2009 के अंदर आंकड़े इकट्ठे करने शुरू किए थे कि अब राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, उस टाइम मुझे याद है 53% छात्र संख्या सरकारी स्कूलों में थी और 47% छात्र संख्या प्राइवेट स्कूलों में थी पूरे भारतवर्ष के अंदर। आज स्थिति देखिए किसी ने गूगल करके, उल्टी से भी नीचे चली गई। एक आंकड़ा दे रहा हूं कि पिछले कम से कम 7-8 सालों के अंदर जो प्राइवेट पार्टनर है एजुकेशन के अंदर, उनके पास लायन शेयर चला गया हमारे क्लाइंटेज का, जो कि स्टूडेंट है उनका। एक आंकड़ा और देता हूं, 2014 के अंदर आंकड़ा गूगल करके चेक कीजिएगा कि जिस देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर टिकी हुई है, जो कि पूरे संसार के अंदर आज जो खेती के लायक जमीन बची है वो मात्र 11% बची हुई है पूरे संसार में कह रहा हूं। और उसका लायन शेयर हम करते हैं खेती सबसे ज्यादा पूरे उसमें। कनाडा जैसे विस्तृत और चाइना जैसे विस्तृत जो है देश है जिनके पास जमीन हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन खेती भारतवर्ष में की जाती है। उस भारतवर्ष के अंदर एक आंकड़ा समझिए कि 2014 के आसपास आप आंकड़ा गूगल करेंगे कि जीडीपी के अंदर भारत की कृषि का कितना प्रतिशत योगदान था, and you will find it was somewhere around 15.67% of the total GDP of our nation. Means the agriculture and the peasantry, they were contributing up to 15 or 16% at that time, just before 6.5 years ago. और अब चेक कर लीजिए कितना, 10.5%। ऐसा क्या होगा 6-7 सालों में? इससे पहले भी गिरी है। ये 6-7 साल के आंकड़े इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ हूं, इससे पहले भी लगातार गिरती आ रही है, लेकिन अब जो है एकदम से स्पीड जो है वो बहुत डाउन आ रही है परसेंटेज। क्या ये अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है? ये भी सोचना पड़ेगा। क्या नौकरियां ज्यादा हो गई है इसलिए कृषि में कम रह गए लोग? ना, पॉपुलेशन के आंकड़े आपको फिर बता देंगे कि गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या घटी नहीं है, बढ़ रही है। तो फिर कृषक और मजदूर इनकी संख्या बढ़ रही है। बच्चों की जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन कृषि का जीडीपी के अंदर योगदान घट रहा है। ये कोई षड्यंत्र है, ये कोई सोची समझी और बाकायदा एक एक कदम लेके चली गई चाल है, और इसका नतीजा आज भी नहीं पता लगेगा, कल भी नहीं, आने वाले साल में भी नहीं। इसका नतीजा आपको अगले 5 साल के बाद पता लगेगा कि असल में उस वक्त जब ये हो रहा था तो हम 3 ही आदमी थे जिन्होंने कृषि बिल पढ़े थे। ये अपराध बोध जिस दिन हमें होगा उस दिन देर हो चुकी होगी। हम इसी देश के नागरिक हैं, हम शिक्षक हैं,
दोहरी हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। पहली चीज इस देश के नागरिक, दूसरी चीज इस देश के वो नागरिक जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, जागरूक और भावी पीढ़ियों को इस चीज के लिए, किस चीज के लिए, जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक नागरिक बनाने के लिए जिम्मेदारी है। तो केवल हमारी है, शिक्षकों और किसी के, ना इंजीनियर्स की है, ना डॉक्टर्स की है, ना नाई, टेली, मणियार, किसी की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अभी एक अध्यापिका ने 3 दिन पहले मुझे फोन किया, उसने कहा कि आज तो सर शर्म से गड़े क्लास में। मैंने कहा क्यों? बोला मैं पॉलिटिकल साइंस की अध्यापिका हूं। 11वीं क्लास के एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि आंदोलन है, ये क्या चल रहा है? मैंने उसको विस्तार से बताया कि ये चल रहा है कि, तो फिर उसने पूछा कि देश के हित में है क्या? बोला ना। हमारे हित में है क्या? बोला ना। तो बोला आपका क्या योगदान है इस आंदोलन में? और शिक्षिका के पास जवाब आप कर क्या रहे हैं? आप हमें रोज प्रार्थना में खड़े होकर 5 सुक्ति बताएंगे, इतना ही काम है? सदा सच बोलो, झूठ पाप है, बड़ों का सम्मान करो, यही काम करेंगे, और जिसमें भी सब कुछ झूठ है। हम चाहते क्या है? आप अपने कलेजे पे हाथ रख के पूछिए, आप अपने बच्चों के लिए किस तरह का समाज और किस तरह के भविष्य की कल्पना करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया में सबसे डर के, पूंछ दबा के, कीड़े की तरह कहीं नौकरी पकड़ने के बाद अनाज खाए, 2 बच्चे पैदा करे अपने जैसे और मर जाए? या आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा शान से, सम्मान से गर्दन उठा के हक की लड़ाई लड़के और तब जो है इस समाज के अंदर अपना योगदान? जब हम शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों की बात करते हैं तो मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चे को 2 चीजें सिखानी होती हैं। एक तो योग्यता जीवन यापन की, और दूसरा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। यानी सोशलाइजेशन और एबिलिटी टू लिव लाइफ, दीज आर द 2 थिंग्स विच एजुकेशन इज मेंट फॉर। हम अगर सिर्फ नौकरियों के लिए तैयार करते रहेंगे तो सामाजिकता खत्म हो जाएगी। हमें जनतांत्रिक नागरिक तैयार करने हैं तो हमें उन्हें प्रश्न उठाना सिखाना पड़ेगा। और प्रश्न आप सब मास्टर हैं, आपको अच्छे से पता होता है, क्लास में सबसे रद्दी बच्चा प्रश्न ज्यादा पूछता है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन पूछता है प्रश्न ज्यादा? जिसको, अब मैं आपको कॉम्प्रिसिबल पे एक सवाल पूछिए सर, पॉइंट वाइज नहीं पूछ पाएंगे अगर नहीं पढ़ा है। जिसको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी गई, सूचना जिसके पास सही और पूरी नहीं है, वो सवाल कैसे उठा देगा? तो फिर हम सवाल कैसे उठा देंगे इस देश के सामने कि आपकी ये नीति गलत है? क्योंकि हम नीतियां पढ़ते ही नहीं है। मैंने राइट टू एजुकेशन के ऊपर देश के अंदर रिकॉर्ड बना रखा है, करीब 900 वर्कशॉप करी है, जिसमें से 500 वर्कशॉप अपनी जेब पे कर रखी है पूरे देश के अंदर, अपने घर से। मुझे इससे खूबसूरत चीज नहीं मिली थी, उसके अंदर बहुत खूबसूरत चीजें थी। हालांकि उसकी किस तरह से जुडिशियल हत्या की गई वो हम सब जानते हैं, लेकिन वो आज का विषय नहीं। मैं विषय पे लौट रहा हूं कि खेती किसानी के लिए हमारी आवाज क्यों। लेकिन वहां भी जो मैंने एग्जांपल दिया है उसमें एक बात याद दिला दूं, और आप अपने आप से पूछिएगा, जवाब यहां नहीं मांग रहा हूं, मैं हाथ खड़े कराऊंगा कि राइट टू एजुकेशन की खिलाफत तो हम सब ने की। राइट टू एजुकेशन एक्ट दोनों तरफ प्रिंट कराओ, 6.5 पेज का बना है, किस ने पढ़ा था डाउनलोड करके पूरा 38 है। एक नहीं पढ़ा, एक 1% में सर, मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सभी शिक्षक पढ़ेंगे, सभी शिक्षक समझेंगे, सभी शिक्षक चर्चा करेंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं शिक्षक क्यों सर? ये तो पंचायत के सरपंच से लेकर के चेयरमैन से, विधायक से, सांसद थे, अगर उनके पास भी जाके पूछे ना भाई आपने पढ़ा क्या, उन्होंने भी नहीं पढ़ा। मैं ये कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पढ़ा तो किसी ने भी नहीं। मैं कह रहा हूँ शिक्षक तो खुद पढ़ने और पढ़ाने का बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है। तो जिसने पढ़ना और पढ़ाना ही है उसने नहीं पढ़ा तो बाकी का नाम लेने लायक नहीं रहते। मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ा तो किसी ने भी नहीं। आप गजब की बात है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो बड़े अफसर हैं उनने भी नहीं पढ़ा, उनने भी नहीं पढ़ा। तो पढ़ा किसने? किसी ने
एक धक्का मार दिया किसी ने, आऊ आया सारे बाज लिए, पांच मुड़ के देखा नहीं आऊ सह के नहीं है, ओ उसके ऊपर का उसके ऊपर के, आऊ मार दिया, मार दो भाई, एक खत्म हो गया वो। इस कानून के जो फिलहाल है, इसमें दो चीजें समझने की है। पहली चीज तो ये कि क्या ये असल में नुकसानदायक है जितना ये चिल्ला रहे हैं, या सच में सरकार जो कह रही है वो सच्ची बात है। ये सच्चा हो सकता है और ये सच्चाई है कि विपक्ष इनको बल दे रहा है। विपक्ष जो है आंदोलनकारियों को बल दे रहा है। कैमरा पे कह रहा हूं मैं, जो आंदोलन के साथ खड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें गलत कहां है। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? जो सरकार से सवाल पूछे उसके पीछे दृढ़ता से खड़े रहने की विपक्ष की जिम्मेदारी। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मैं ये कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी अभी तक पूरी नहीं निभा रहा है। जो विपक्ष को करना चाहिए पूरा नहीं कर रहा है। कांग्रेस को दूध की दली नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी और समता पंता सब के एक है। उन लोगों ने जब बढ़िया बात है, जब इलेक्शन हो रहे हैं और जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं आप किसी ने बिठा लो। ये पार्टियों के तो नाम रह गए। आज मैं इस पार्टी में हूं, उस पार्टी में डाल दिया, अपने हरियाणा के अंदर देख लो, मुझे नाम देने की जरूरत है क्या? जिस पार्टी को गाली देकर हम सत्ता के अंदर आते हैं, हम उसी पार्टी की गलबैया डाल के चलने लगते हैं। ठगा कौन गया? वोटर। उसने मेरा मैं किसका रहेगा? कांग्रेस का हूं, जेजेपी का हूं, बीजेपी का हूं, मैं किसके खिलाफ नारे लाऊं, किससे सवाल पूछूं? ये एक थाली के कट्टे बट्टे हैं। एक तो पहली चीज के शिक्षक को न्यूट्रल बात करनी सीखनी पड़ेगी कि हम नहीं किसी सरकार के, हमारे घर में कांग्रेस भी नहीं बरसती, बीजेपी भी नहीं बरसती, जेजेपी भी नहीं बरसती, वह सब अपनी जेब भरे हैं। तो हम बात करेंगे जो देश के हक में। तीन मोटे मोटे कानून सब ने सुन लिया, टीवी चल रहा है, सब क्यों चल रहा है। मैंने दो तीन खूबसूरत बात पाई इसके बाद। जहां पे एपीएमसी वाला कानून है, मैं बोर्ड पे आपको बताऊं हूं, पढ़ना है तो मेरे पास जेब नहीं पड़ा है। एक तो एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट है, दूसरा मंडिया का है, तीसरा एग्रीमेंट का है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मोटे तीन बात है। जब हम पहले एसेंशियल कमोडिटीज की बात करते हैं तो एसेंशियल शब्द की आत्मा क्या कहती है? व्हाट इज एसेंशियल? आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। एसेंशियल या वाइटल क्या चीज होती है? जो इंडिस्पेंसेबल हो, जिसके बिना काम नहीं चले। तो फिर गेहूं, चावल, आलू, प्याज, दाल, आगे नहीं बढ़ते। ये पांच चीजें क्या आपको लगता है कि एसेंशियल है? कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, आदमी बिना पंख लगाए उड़ने लगे, जब सोचे तो बात करने सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। लेकिन दो चीजों का अभी तक तोड़ नहीं है। भूख के लिए मशीन नहीं खा सकते, कांच नहीं खा सकते, पत्थर नहीं खा सकते। 7 छोड़ो 8 जीबी का डेटा आ जा और 8 जीबी स्पीड पे चलने लग जा, पेट उससे भी नहीं भरे। पेट क्या भरेगा? अनाज से। पेट गेहूं से भरेगा, पेट चावल से भरेगा, पेट आलू से भरेगा, पेट टमाटर से भरेगा। इसलिए यहां पे नहीं, 206 कंट्री है, उसमें से 196 कंट्रीज में चले जाओ, आपको खाद्य पदार्थ हमेशा कंट्रोल, सरकार के कंट्रोल में मिलेंगे। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इस तरह से होगा कि जिसका ब्योत ना हो, कमाने का, व्यवसाय करने का, जो वंचित रह गया हो, जो हाथ पैर से लाचार हो, उसको भी रोटी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि वो जिंदा रहे। क्योंकि ये संविधान के खिलाफ चली जाती है। आपका राइट टू लिव जो सेक्शन 21 के अंदर है, वो आपको सुरक्षित रखना है, सरकार का काम है। जितनी डेमोक्रेसीज है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रूलिंग सिस्टम सो फार। इससे बढ़िया सिस्टम अभी तक तो हमने डिवाइस नहीं किया है। डेमोक्रेसी के अंदर राइट टू लिव हर जगह। जीने के लिए भोजन की जरूरत है, जिसको बदल के राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर शासन थोड़ा सा एक पार्ट में यह भी लिखा गया कि जीने के लिए अगर भोजन की जरूरत है ना, तो जीने के लिए शिक्षा की भी जरूरत है। और अगर आप उसको पढ़ेंगे, 2002 का उन्नी कृष्णन केस है, जे उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसके बाद ये संविधान में अमेंडमेंट हुए। उस टाइम ये कहा गया कि जीने का अधिकार मतलब शिक्षा का अधिकार। तो वहां पे कोर्ट रूम के अंदर देयर वाज अ ह्यूज लाफ्टर कि क्या बकवास कर रहे हो। तो जज साहब से काबिल वकील ने पूछा कि जज साहब,
अगर आपको गली के अंदर फेंक दूं, आपके कपड़े उतार लूं, कुत्ते आपका मुंह चाटते हो, नाली का आपको पानी पीना पड़े, तो आप जीना पसंद करेगा मरना? तो उन्होंने कहा ऐसी जिंदगी से तो मरना बेहतर है। तो उसने कहा कि आज जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है उसके अंदर पढ़े लिखे बिना नौकरी देती है आपकी सरकार, लड़ना व्यवसाय कर सके लड़ना, तो जिनको पढ़ाई और व्यवसाय नहीं मिलेगा ना उनके रिश्ते होंगे, वो किस हालत में होंगे? नशा करके और भूख में। वो जो मैं बता रहा हूं आपको, इस एक बात के ऊपर ये फैसला हुआ था कि जीने का मतलब है ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना। लेकिन ऐसे माहौल में जब ऑटोक्रेसी की फीलिंग आने लगी है, वहां हम अपनी डिग्निटी के साथ जी रहे हैं क्या? मैं 22.5 साल की नौकरी करके मेरे ऊपर कोलंबिया यूनिवर्सिटी 8 पेज के आर्टिकल लिख रही है। इस डिपार्टमेंट में इससे बाहर पूरे भारत में 500 लाख लोग फ्री में कर दिए, अपने घर ईंटें कच्ची माटी में रोडे ला रखे हैं। उस आदमी की डिग्निटी चैलेंज नहीं होती कि उसको बिना बताए उसके हाथ में घर में 7 बजे पकड़ा दे, तू सस्पेंडर कारण भी नहीं उसके ऊपर? क्या डिग्निटी चैलेंज नहीं है? मैं पूरी रात तो ये सोचूंगा मैंने किस लुगाई की छेड़ दी भाई के कबल तेरा मुंह तो आज दिया किसने नहीं खाया। आज तक अभी तक ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरे पास सरकार ने विभाग ने कारण नहीं बताया, अपने सूत्रों से पता लगा मेरे को कि तेरे भाषण की सीधी जा रही है केंद्र सरकार। एक छोटे से मास्टर की फेसबुक के ऊपर कही हुई बात तो सरकार के राडार के ऊपर है, लेकिन वहां पे लाखों किसान 2 महीने से हाड़ कपाती ठंड में बैठे हैं, मंच से चिल्ला रहे रोज के रोज, उनकी बात सरकार के कान नहीं पहुंची, आपकी फेसबुक पढ़ रही है। एक छोटा आदमी सा ड्राइवर फेसबुक पे कुछ अपने आका के खिलाफ लिखता है, सीधा टर्मिनेशन। एक मास्टर मिड डे मील, वो भी कोरोना जैसे काल में, क्योंकि हमें अपने राइट टू लिव ये भी कहता है कि आप जो है वल्नरेबल नहीं होने चाहिए, और ये वल्नरेबल सिचुएशन थी, पूरे संसार ने कहा। अगर ये थी तो फिर ऐसे में अध्यापक को क्यों भेजा जा रहा था? उसको नहीं होगा क्या वो कोरोना जो आपने झूठा मूठा बना रखा है, जैसा बना रखा होता है ना उसने भी, फिर तो उसको भी होना चाहिए। तो वो यही तो कह रहा था कि भाई हमारी भी जान है, हमारे भी बाहर काम क्यों जावे? टर्मिनेशन से था। ये हमारी डिग्निटी को चैलेंज है। इसके लिए जरूरी है कि जो मूलभूत एसेंशियल जिनको मैं पकड़ रहा था चीजों को, कमोडिटी में जो काट दिए, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपने एक मदारी देखा है बंदर नाचता है, भालू वाला देखा होगा भालू नाचता है, घोड़े ने भी नचावे हैं। आपने देखा जो एनिमल ट्रेनर है, एनिमल को ट्रेन कैसे करते हैं, देखा है क्या? जीन प्याजे से लेकर बीएफ स्किनर से लेकर जिसने पेवलोव ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करा, फिर चूहा पर कबूतरा होया, आपने पता है वो कैसे ट्रेन करे गए थे? पहले खाने की खिला के इधर जाएगा नहीं दूंगा, इधर जाएगा दे दूंगा। बंदर को भी, कुत्ते को भी, एनिमल को भी हम उस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी रोटी अब उसके हाथ में होगी, हमारे पास है ही नहीं। वो आपको रोटी दिखाएगा और आप उसके सामने नाचेंगे। हम सब अपने खेतों पे मजदूरी करेंगे और नौकरियां भी चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि किसान का बच्चा तो स्कूल में आ रहा है, स्कूल खत्म हो जाएंगे, हम कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? हम मजदूरी करने का। इसलिए इन कानूनों को पढ़ना चाहिए। तो पहली चीज एसेंशियल से निकाला। कारण क्या था कि जब तक एसेंशियल से नहीं निकालोगे तब तक अनलिमिटेड भंडारण का नियम लागू नहीं कर सकते, जो दूसरा नियम बनाया। भाई साहब, जब तक वो एसेंशियल में रहेगा, जिनके ऊपर जेनरिक दवाओं का लगा है, लाइफ सेविंग दवाओं का लिखा है, मेरी जेब में गोली है जो आपने देखा होगा, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो अपने मुंह में दवा कितनी सस्ती है पता है? मेरे घर में 10 या 15 रुपए में 50 का पत्ता आ रहा है। ये जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जी के नीचे दबा लेते तुरंत जैसे छाती में उठता है। क्यों? क्योंकि लाइफ सेविंग रहेगी, इतनी सस्ती है। इन चीजों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, क्योंकि इनकी भी कीमत बढ़ गई तो जान किसी भी टाइम चली जाएगी, सिर्फ पैसा ना होने की वजह से। तो फिर भोजन से एसेंशियल बॉडी है क्या? भोजन से एसेंशियल तो नहीं है, अनाज से एसेंशियल तो नहीं है। इसलिए पहले एक बिल लाए, 2 लाइन का, 2 सेक्शन का बिल, उसके अंदर दूसरे पहले में टाइटल लिख दिया, दूसरे में लिख दिया कि ये चीज जो अब से पहले एसेंशियल हुआ करती थी अभी एसेंशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसा ने ईंट खानी शुरू कर दी, सरिये खाने शुरू शायद। दूसरा उसी के पैरेलल उसके तीसरे क्लॉज में लिख दिया कि क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है, और अगर किसी ऐसी माहौल में सरकार को एसेंशियल घोषित ना करे, युद्ध में, आपदा में, फ्लड में, तो इनका भंडारण जितना चाहे उतना कोई भी कर सकता है और सबको छूट है।
उसमें ट्रेडर शब्द लिख रखे है, ध्यान से पढ़िए। भंडारण के लिए, हालांकि वो कह रहे हैं कि किसान कर लो, लेकिन किसान भंडारण कर सकता है क्या? आप में सब का कोई तो एक आध किला गांव में रह रहा होगा, क्या नहीं रही होगी, इतने रह रहे यहाँ पर लोग, को बड़े जमींदार नहीं रह रहे। 1 किला या 2 किले का किसान अपने नाज में 6 महीने रोक से कह के जिस दिन मेरा हो फसल आवे तो आरती की उधार करूं, फसल आवे तो छोरी शायरी हो उसका ब्याह करूं, फसल आवे तो 3 महीने तक जिस प्राइवेट स्कूल वाला हाथ जोड़ लग रहा भाई फीस फसल पे फीस फसल, उसका तो सब कुछ फसल पे है, वो 6 महीने भंडारण करके मैं नहीं बेचने के लायक होगा क्या किसान? तो फिर ये फायदा, तो फिर ये फायदा किस ज्यादा जमीन वाला किसान का तो यही सोच है मैं तो अगली फसल वही तो फिर भंडारण का फायदा किसको दे रही है सरकार? उनको जिनके दर्द और पानी पत्तों में रेल के बड़े बड़े स्टोर बन के, स्टोर के अंदर से आर पार निकलोगे तो 1 घंटा लगेगा। इतने बड़े क्या कहूं अंग्रेजी में, साइलोज इतने बड़े बड़े हैं कि वो पूरे देश के अनाज का भंडारण कर सकता है, जितने उनके देश में वो साइलोज करेगा पूरे देश के अनाज। अगर उसने कर लिया तो फिर हमने ना तो आदमी की जरूरत, ना क्या है कि हमें सीधा सरेंडर करना होगा कि अन्नदाता कहां से शिफ्ट हो जाएगा। अन्नदाता कौन होगा? अन्नदाता वो होगा, क्योंकि उसमें एक और लाइन लिख रही थी, उसको भी समझिए कि जो तीसरा कानून आता है एग्रीमेंट का, ट्रेड एग्रीमेंट का, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जानते हैं, उस तीसरे में फंसा लिए कि जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो उसके अंदर अगली फसल के बीज का एग्रीमेंट भी होगा। ये इतनी सूक्ष्म बात है जो पढ़ी नहीं किसी ने। आपके पूरे किले के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो हो गया, मैं इतने रुपये दूंगा, जब आप लोगों को 2 बोरी बनी इसमें तो राख ली बीज की तो करा सके, पूरे किले का उत्पाद मेरा है, तो किसान के पास बीज नहीं, बीज कौन देगा? वो ही देगा, देगा तो ना देगा, ना देगा तो फसल खत्म, देगा तो अपनी कीमत पर देगा, अपनी क्वालिटी देगा। ये वही सिचुएशन आ जाएगी जब तैवागा आंदोलन हुआ, जब भोपाल जो है विद्रोह हुआ, जब कूका विद्रोह हुआ, जब अंग्रेज जो है लगान डबल करते गए और न्यूनतम बताया कि यह फसल उगेगी कौन सी? नील की खेती, जो एक बार उगी तो आपकी खेती को बंद कर देती है, तो वो उगाऊंगा। और एक खूबसूरत बात, भंडारण तो कर लो कोई बात नहीं, भंडारण करने के बाद किस कीमत पे बेचेंगे? किस कीमत पे? पढ़ा उस लाइन को, उसमें कहता है कि जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट हैं, बागवानी के प्रोडक्ट जिसमें फूल आ गए और के चीज, ऑर्नामेंटल चीज आ गई, बागवानी के जो अमरूद के पेड़ आ गए और के आगे, उनके ऊपर तो जब इस साल भंडारण करा और मैक्सिमम कीमत गई, वह कीमत अगले साल की मिनिमम कीमत होगी। बात को समझे क्या? इस साल आपने उदाहरण देता हूं, एक्स आइटम 2 रुपए में किसान से खरीदा, महंगाई बढ़ी। महंगाई क्यों बढ़ी है सोचिए? क्योंकि किसी ने उसको बंद कर लिया, मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो डिमांड सप्लाई का रूल क्या करता है? महंगाई को बढ़ा देगा। अब वो क्या करेगा? 6 महीने बाद उसको बेचेगा 20 रुपए, 10 गुने भाव में। मजबूरी है, खाना पड़ेगा। अब क्या होगा? इस साल की औसत कीमत सरकार निकालेगी निष्पक्ष होके, कितनी आई? 20 रुपए और 2 रुपए के बीच में औसत बताइए कितनी है? 11 रुपये। 2 रुपए से 11 रुपए तो हो गया डन। ये अगले साल का मिनिमम जो प्राइस है वो 11 रुपए हो गया। किस चीज का? एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटीज का। अब वो लोग कहेंगे सीलिंग, इससे 100% बदलेगा जब देखेंगे, यानी जब 22 रुपए हो लेगा, फिर 22 की 2 एवरेज काटेंगे, इब का कितना लगेगा, और फिर इसको क्रम दर क्रम करते जाइए, 3-4 साल के अंदर उनके भाव क्या होते हैं। और जो एसेंशियल कमोडिटी था हॉर्टिकल्चर का, इनके ऊपर थोड़ा सा रैम दिखा, इसमें 50% का स्लैब है। जितने में खरीदा है उसकी 50% यानी आधा और उसमें जोड़ दो, उससे ऊपर कीमत ना जाए। इसको क्रमवार देख लियो, 5 मिनट 10 साल में उड़ चला जाएगा, हम नहीं खरीद सकते। मोटी मोटी चीज तो किसानों ने पड़ी थी, मंडी बंद होंगी, एमएसपी नहीं मिलता, ये चीज हमने बतानी पड़ेगी उनको को। और लोचा है इसमें, और लोचा है। मैं ये देख रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और उस टाइम पर कोई गड़बड़ आपस में होगी लेन देन में, तो फिर कौन है?
एसडीएम पहला एसडीएम दौड़ जाओ, फिर दूसरा स्तर है एसडीएम की कमेटी दौड़ जाओ। एसडीएम की कमेटी के अंदर आदमी कितने होंगे? 4 में कौन कौन होंगे? एक एसडीएम के मातहत उसके प्रभावी नियंत्रण में काम करने वाला कर्मचारी, और बाकी में थे 2 सेलर के 2 बाहर के। जब एसडीएम हमारे इसे बढ़िया होते हैं, आईएएस बढ़िया होते हैं, देश की स्थिति थोड़ी हो गई, इंटेलिजेंस है तो बिका हुआ है सबसे पहले, और उनकी बिकना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जब आईएएस और एचसीएस के आप फॉर्म भरो हो और फिर जब इंटरव्यू का टाइम आवा है, आपको पता है आजकल रेट क्या है? कितने? 5 करोड़ तो मिनिमम है। जो बालक 5 करोड़ या 10 करोड़ दे के एचसीएस भर्ती हो जाएगा, उसने वो तारने में होंगे, वो पहले दिन तक रिश्वत नहीं लेने लगेगा। और उसको ये पूंजीपति जो इतने प्रभावशाली, जिनके सीधे पीएम तक बात होंगी, वो उस एसडीएम को न्याय करने देंगे क्या अपने आत्मा से? और एसडीएम को नहीं करने देंगे तो एसडीएम के नीचे वाला कर्मचारी जो उस समय का समिति का अध्यक्ष बनाया है, उसको करने देंगे क्या? उसके बाद अगला स्तर एडीसी का, और उसके बाद एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर सरकार लाओगी, तीसरी अपील वहां, और उसके बाद कोई अपील नहीं है। आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जा ही नहीं सकते, जहां थोड़ी बहुत आस्था है। क्या ये जरूरी नहीं है? एक तरफ संविधान के अंदर हमारे मूल अधिकारों के चैप्टर में लिखा है कि कानून के समक्ष सबको बराबर देखा जाएगा, सबको बराबर अवसर दिए जाएंगे कानून की लड़ाई। दूसरी तरफ सीधे सीधे कानून ये लिख रहा है कि बस ये स्तर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, एडीसी और एसडीएम, इससे ऊपर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट के सामने की बराबरी के नियम की जो कि मूल अधिकार उसके पीछे, और फिर भी कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी, ये मांग गलत कर रहे हैं। और क्या किया? हाँ, वो हालांकि नहीं बिल में है क्या? वो हो सकता है मेरे ये हाँ बता रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस से जैसे 1400 हो जाती है, 1400 प्राइस रख दिया और इंटरनेशनल मार्केट में 1600 बेचती, तो किसान को 1400 मिले। और अगर 1400 प्राइस रख दिया और इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्राइस 1200 आ गए, तो फिर किसान को 1200। नहीं, ये इन बिलों में नहीं है, इन बिलों में नहीं है, सिर्फ कानून के बारे में ये इन बिलों में नहीं है। देखिए मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने ये चीज नहीं पढ़ी, इसको कंफर्म कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, थोड़ा फर्क है। लेकिन एक और चीज देखिए, आखिर में प्रोविजन सेकंड में लिख रखा है एक जगह। हाँ डॉक्टर साहब छोटा करें और डिस्कस में ये तो बोल के बता देते, मेरा तो इसी से पंचायत में कहीं बता रखा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मूल सी बात एक बात आखिरी बताऊं, उसमें आखिरी बात ये लिख दी कि जो ये कानून बने हैं ना, ये जो अभी कानून है, these acts will be effective notwithstanding anything in contravention to these provisions in any act। इसका मतलब समझे, एक तरफ जहां ये कह रहे हैं एपीएमसी तो हम छेड़ ही नहीं ले रही, इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि जो इस एक्ट में लिख दिया इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध कितने किसे एक्ट में किसे व्यवस्था में पहले कुछ लिख रखा है, वो नल एंड वाइड माना जाएगा। ये पढ़ा किसी ने? इसका मतलब क्या लिख रहा है? आप कहीं नहीं जा सकते, मंडी आज के आज बंद कर देंगे ना, ये बदलने का हम करते नहीं, लोग भी नहीं मान रहे हैं कि धीरे धीरे मंडी खत्म होगी, धीरे धीरे ये बंद कर देंगे। तो कानून के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर कोई कानून में जिसको पढ़ता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट है, उसके उस प्रावधान के अगेंस्ट है। जो प्राइवेट मंडी वहां होगी जिसपे टैक्स नहीं करेगा, जिसमें आड़त नहीं होगी, उसके विरुद्ध ही तो है जहां टैक्स करेगा और आड़त ले रहा है कोई लोग, वो कहेंगे कंट्रावेंशन में है, इसको बंद कर दो, बंद हो जाएगी। ये बहुत गहरी साजिश है हमारे भोजन को और भोजन के उत्पादक को अपने काबू में करके और इस देश को जैसे चाहे उस तरह से चलाने की जरूरत। और शिक्षक की भूमिका बार बार बताने की जरूरत नहीं है।
हमेशा ही आप जहां से शिक्षा औपचारिक शुरू हुई, 1 मिनट लूंगा सिर्फ, जहां से औपचारिक शिक्षा शुरू हुई कब से 2,500-3 हजार साल पहले से वैदिक काल के अंदर ट्रांजिशन हो गया ब्राह्मणिक काल में, वही रही गुरुकुल व्यवस्था। वहां से अब तक देख लीजिए, केवल ब्रिटिश काल के अंदर छोड़ के, ब्रिटिश काल के अंदर भी जब से 1 लाख ग्रांट इन एड ब्रिटिश सरकार ने देनी शुरू करी थी, किन को देने के लिए? भारत के विद्यालयों को देने के लिए 1 लाख की ग्रांट शुरू हुई थी चार्टर एक्ट के अंदर। वो लागू करने वो हुई थी 23 से नहीं हुई, 33 से नहीं हुई, फिर 34 में जाके ने, और फिर सही डाले वुड डिस्पैच 1854 में आया था, उस टाइम से लागू। उससे पहले तक की स्कूली व्यवस्था देखिए, उस स्कूली व्यवस्था के अंदर कंप्लीट ओनरशिप जो है सोसाइटी की थी, कंप्लीट ओनरशिप, जमीनें उनकी, व्यवस्था उनकी, क्या पढ़ाना है ये भी वो तय कर रहे थे, क्योंकि वो खुद अपने बच्चे को चूज कर रहे थे कौन से गुरु के, वहां तो गुरुकुल था, गुरु के पास भेज रहे हैं, ये वेद मंत्र सिखाएगा इसके पास में भेजूं कि ना भेजूं, और ये जो है युद्ध कला सिखाएगा इसके पास भेजूं कि ना भेजूं, और जब भेजूंगा तो उसको गाय दूंगा, उसको जमीन दूंगा, उसको रहने की व्यवस्था दूंगा, सारी चीजें। यानी द स्कूल सिस्टम वाज कंप्लीटली ओन्ड बाय द सोसाइटी, बट आफ्टर द नेशनलाइजेशन एंड ग्रांट इन एड सिस्टम द सोसाइटी gradually slowly started disowning the school। आज क्या हालत है? आज समाज के अंदर कोई से काम में जिसमें आप नौकरी करते हो, एक आदमी एक्सेप्शन हो सकती है, छोटी सी चूक का इंतजार करें, इतना बड़ा ताला रखे हैं, खासकर किसके हाथ में होता है? जो हारा हुआ है सरपंच हो, इतना बड़ा ताला आपने किसी बच्चे का हाथ लगा दिया, ताला लगाओ जी, ताला जो रह गया है। कारण क्या है कि अब जो पहले जिसका खुद का वो सिस्टम था, उसने केवल डिसोन नहीं किया, वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, और ये खिलाफ खड़ा किसने करा है? सरकारों, शिक्षक की गलती नहीं। कहीं भी पूरे परिदृश्य के अंदर शिक्षक की और कर्मचारी की गलती नहीं है, सरकार की नीतियों की गलती है। कितने 3 मास्टर, कितने 2 मास्टर, कितने 1 चाहिए वो नहीं है, जो नहीं चाहिए वो है। इससे क्या होता है? कोई भी अपने बच्चे को वहां नहीं भेजना चाहेगा, कोई फैकल्टी पूरी नहीं रखते, फिर बोर्ड बदलने का सिस्टम चालू करते हैं, इस पर किसान मॉडल चला दे, इस पर इसके मॉडल संस्कृति, ये बोर्ड बदल रहे हो, कुछ नहीं होगा, और पैसा। मैं ये लॉज के आखिरी पॉइंट आपको ये कह रहा हूं कि बीइंग द मोस्ट एजुकेटेड जेंट्री ऑफ दिस कंट्री, being the intelligentsia, being the intellectuals, it is only and only our duty to read thoroughly, to understand, to grasp, and to let the people understand. And this is the most crucial time when your support is required by the society and the nation, and सबसे ऊपर by the democracy which is dying. मेरे से जब भी कोई आदमी पूछता है आपको सस्पेंड कर दिया, एक ही जवाब देता हूं, मुझे नहीं किया है। आदमी सस्पेंड कभी नहीं होते। सस्पेंड क्या होता है? जब गलत ढंग से आप किसी को अधिकार से हटाते हैं तो हर बार लोकतंत्र सस्पेंड होता है, और अभी सस्पेंड हुआ है लोकतंत्र बर्खास्त हुआ, और जब लोकतंत्र बर्खास्त होगा तो तानाशाही है, और तानाशाही आएगी तो ये इस तरह से सभाएं करने का भी हक नहीं रहेगा कि आप मिलकर आज बैठे कहां टीकरी पर सिंह हुआ, फिर तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे किसको घर। इसका इन्होंने ट्रायल ले लिया अभी पिछले साल कि हम लोगों को घर के अंदर रख सकते हैं क्या लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो जनरली और इतिहास में किसी ने किया नहीं था, सामान्यतः नहीं किया था। हमने कर दिखा कि हम मोस्ट ओबीडिएंट हैं और केवल डिसाइपल बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप हमें जैसे चाहें आप डुगडुगी बजाइए, हम नाचेंगे, आप छत पे खड़े होकर कहेंगे हम छत पे खड़े होकर नाचेंगे, आपको रोड पे नाचो रोड पे नाचेंगे। ये अगर आज पढ़े लिखे वर्ग ने, अभी हम वहां पे रोज ये बता रहे हैं लोगों को कि जो फिजिकल प्रेजेंस है वो बूढ़े अपने खूब बैठे हुए, वहां भी बैठे हैं, टोल्स पर भी बैठे हैं, गांव-गांव में ढाणी ढाणी बैठे हैं, लेकिन वैचारिक क्रांति नहीं आई है। सरकार इसलिए निश्चिंत बैठी है कि इंटेलिजेंसिया नहीं है इसके अंदर अभी तक। आपको मैं नहीं कहता बॉर्डर पे जाएं, ना आपको सस्पेंड होने की जरूरत है। आप बैठे बैठे जो है सभ्य और संतुलित भाषा के अंदर अगर आप ये लिखते हैं कि इसका ये मतलब निकलता है, तो क्या सरकार आपको कह सकती है कि सरकार के खिलाफ विद्रोह? नहीं कह सकती। मेरे जैसे उज्जड़ की भाषा परेशान करने वाली होती है, मुझे कहा जा सकता है, मेरे पर तो चार्जेस ये लगाया सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप।
अरे एक मॉडर्न मास्टर इतने ठाडे मानस से सरकार के खिलाफ साजिश रच देगा, सारा नहीं पढ़ सकता। सवाल की बात नहीं है ये, इसलिए है कि इस डिपार्टमेंट में जिसकी फैन फॉलोइंग से तो फालतू लागे उसके गोड़ा लाठी दे दो, बस किताब पढ़ने नहीं हो रहा, फॉलो होगा तो नहीं होगा। मैं कहता हूँ सबको निकालिए। अगर आप सोचिए कि आप 1.25 लाख आदमी हाँ जिसमें से आप देवी जाकर सरकार के संग बैठकर प्यार तनु कहता हम बीच भीतर तो किसान आंदोलन की गेले है ना, हमने भी कर दो सस्पेंड, कर देंगे सारा। बिल्कुल नहीं कर सकते। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक लेने कर देगी, बर्खास्त भी कर देगी, जेल में भी डाल देगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब तक उसके साथ उसका खुद का कर्मचारी वर्ग खड़ा नहीं होगा, उस पर एट्रोसिटीज की जा सकती है। द डे आपका सबका सपोर्ट अपने साथी के लिए हो जाएगा, फिर किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा और हम अपनी संवैधानिक स्वतंत्रताओं का सही उपयोग करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, हम समाज को जिस वर्ग के लिए हमें जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है, हम वो काम करके और समाज को अपना योगदान दे पाएंगे। जब शिक्षा के मैं उद्देश्यों की बात कर रहा था, 2 उद्देश्य बताऊं जिस पे ध्यान देना बाद में जाके, हम तो बात को खत्म कर रहे हैं। एक ये कि वो जो है जो आपके देश की आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। ये पता नहीं है, अब जब किसी को पूछते हैं भाई शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, कोई सर्वांगीण विकास, फिर मैंने पूछा गृहांगनी का विकास, काल का विकास। सर्वांगीण विकास मीन्स व्हाट? You should be able to contribute positively in the economic processes of your country. Then only you are developed. You should be able to appreciate the aesthetics of the country. सौंदर्य बोध होना चाहिए आपके अंदर। प्रचार, ढोंग और सच्चाई को अलग अलग करके समझने की ताकत और काबिलियत होनी चाहिए। यह है शिक्षा के उद्देश्य। ये शिक्षा के उद्देश्य हमें बताए नहीं गए, सारे डेट कर रहे हैं हम आपसे, ये किसी ने नहीं बताए कि हम बच्चे को साइंस आती है कि नहीं, मैथ आती है, इसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे अनपढ़ नेता रहे हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी मानस हैं जो खूब पढ़े लिखे पदा पे हैं, इंजीनियर, हाँ ये ऐसे तो रोज घोटाले करने लग रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि सामाजिकता और लोकतांत्रिकता, इससे पढ़ाई का, और जो ये पढ़ाई है जिसमें रट्टे मार का हर साल पेपर देकर को भूल जाना होता है, इसका कोई तारतम्य, कोई लेना देना नहीं। तो सारे भाइयों से ये कहता हूं, खुद जागरूक होइए। ये आपको लग सकता है कि अनाज फंस गए, बहुत भूल रहा, इसको इस तरह सोचना कि अपना तेल फूक का आए क्यों होंगे। एक जवाब तो मैं बता दिया होगा कि बेटे बढ़िया बोलना है, कल लड़ेगा इलेक्शन और मैं वहां लड़ दूंगा तो बुरा करूंगा क्या? जब हमारे कैसे जागे हमारे राजनीति में आ जाएंगे तो बूंदी बात है कि हम इसने बता क्यों मानना है भाई? जरूरत पड़ी तो पक्का आएंगे, पक्का लड़ेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं मास्टर राजनीति करने लगे, मैं इनको घर में राजनीति करने आनी चाहिए। व्हाट इज राजनीति? राज करने की नीति। तो देश के ऊपर लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर राज करने की नीति में शिक्षक क्यों ना भाग लें, क्यों ना करें राजनीति? हम राजनीति को बदलेंगे समाज नीति। ये जो रोज घूम रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कल क्या होगा, बड़ी प्लान धरी रह जाए, मारे में तो गणेश जा लिए। हम तो कई बार, अभी परसों पढ़ने दिन एक दोस्त के साथ क्या हुआ, किसी की फेसबुक पोस्ट में दिखा उसका आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे लिखता है, मैसेज बॉक्स में आता है सर ही डाइड 2 years बिफोर। यार हमारी दोस्ती यारी ये इस भाई गेला तड़के मेरे ग्राम 24 घंटे के लिए रहा, रात में जरा मिल जाए सो जा, तड़के उठ के ने मैसेज पढ़ने लोग तरीके का क्यों बोले। इस आदमी से परसों बात हुई थी मेरी, 2 छोरे 3 भाइयों में, जवान छोरे। ये जीवन जो है इतना ही किसी बड़ी चीज करने की सोचने की प्लान करने की जरूरत नहीं। आज जो सिनेरियो उसका अपना योगदान होना चाहिए और मध्य माथे पर शिकन होनी चाहिए। बापा ने ठीक करा, एक रोटी कम खा लेंगे, ये कोट इतने ही चल रहे हैं तो ये तनख्वाह में ये 2-4 साल ना चलेगा तो कुर्ता पजामा पा जाए, फिर धोती पा जाए, टाल करते हैं नहीं। लेकिन जिस तरह से सरकार चाहती है कि हम अपने जीभ पे गांठ लगाकर, गर्दन को झुकाकर, पूंछ को टांगों के नीचे से निकाल के जिए, ऐसी जिंदगी से मर जाना मैं लाख दर्जे बेहतर मानता हूँ। आप मानते हैं कि नहीं, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।